वर्णन करता है तो डिपॉजिट का मतलब अभी होगा तो मतलब पूरा तो टोटल अमाउंट हमने एक तरफ से देखा होता हम बोल का संबंध बहुत है देखो इसमें तो ऑनलाइन पे कैश जमा करके फिर ऑनलाइन पे फिर इधर का प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर से क्या निकाल दो कर वो के सामने कंपनी को आए तो सॉफ्टवेयर पे वहां पर किसी ब्लॉग ग्रुप में वहां पर ये एक बात है कल वो अपडेट चलिए स्टार्ट करो। फॉर्मुलेशन हम लोग का लास्ट क्लास कंप्लीट हो गया था। ठीक है, आज हम लोग सेट थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, सेट का मतलब कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं या फिर मेंबर बोल सकते हैं, एलिमेंट बोल सकते हैं। और डिस्टिंक्ट भी होना चाहिए। एक्चुअली कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट या फिर मेंबर या फिर एलिमेंट ऐसे बोला जाता है। ठीक है, लेकिन ये कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए और रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, वेल डिफाइंड और रिलेटेड होना चाहिए। देखो, वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बोल दिया कि गुड स्टूडेंट। ठीक है, तब ये गुड स्टूडेंट हम किस तरीके से बोलना चाहते हैं, मतलब अटेंडेंस के बेसिस पे बोल रहे हैं कि गुड है, या फिर मान लो कि मार्क्स के बेसिस पे बोल रहे कुछ, मतलब उसका कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया तो है नहीं। मतलब मैंने बोल दिया गुड स्टूडेंट तो सभी के दिमाग में वही क्राइटेरिया चला जाएगा, ऐसा तो कुछ मतलब है नहीं। ठीक है, तो ये चीज वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि इसका कोई एक डेफिनेशन तो है नहीं कि जिसके वजह से हम बोल सकते हैं कि गुड स्टूडेंट का मतलब ये होता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। या फिर जैसे मान लो इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ठीक है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, अब किस बेसिस पे हम इंटेलिजेंसी का जो है सोच रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इंटेलिजेंसी का मतलब बहुत तरीके से इंटेलिजेंट हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब वेल डिफाइंड नहीं है, ये सब का कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। अगर वो वेल डिफाइंड नहीं है तो वो सेट थ्योरी के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, सेट के अंदर वही ऑब्जेक्ट आएगा जो हम लोग का वेल डिफाइंड है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट भी हम लोग का, इसका मतलब सेट का मतलब क्या हो गया, अगर हम लोग सबको एड ऑन कर ले तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट होगा। ठीक है, ये सब मेन मेन पॉइंट है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट दो तरीके का हो सकता है, लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है, लिविंग और नॉन। लिविंग मतलब जैसे स्टूडेंट का बात किया तो वो लिविंग हो गया ना। अगर जैसे हम बोल रहे हैं कि सेट ऑफ वावल्स तो वो क्या हो जाएगा, नॉन लिविंग। ठीक है, तो नॉन लिविंग जैसे सेट ऑफ वावल्स, ये हो गया नॉन लिविंग। ठीक है,
और लिविंग का जैसे हम ऐसे बोल सकते हैं, सेट ऑफ स्टूडेंट गेटिंग 10 out of 10, ठीक है, ऐसे बोलते। तो फिर जो भी स्टूडेंट का नाम आएगा वो लिविंग ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि स्टूडेंट तो एक लिविंग ऑब्जेक्ट हो गया, ये नॉन लिविंग से, ठीक है। अच्छा, अब सेट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, देख। सेट डिनोटेड बाय ऑलवेज कैपिटल लेटर होता है, ठीक है, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, ठीक है। जैसे कि अगर हम बोल देते हैं सेट ऑफ वावल्स, तो इसको कैसे करके हम लोग डिनोट कर सकते हैं, तो देखो, अगर हम इसका जो सेट बनाएंगे उसको हम डिनोट कर देते हैं, मान लो ए से, ठीक है। तो मुझे लिखना पड़ेगा ऐसे, ए इक्वल दे सकते हो, इक्वल अगर ना देना चाहो ना भी दे सकते हो, अंदर ए ई आई ओ यू, ये सब कॉमा कॉमा दे के लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब डिस्टिंक्ट है, ठीक है, कॉमा कॉमा होगा। और ये ऐसे सेकेंड ब्रैकेट के अंदर जाएगा, ठीक है। और अगर लेटर का यूज हो रहा है, कलेक्शन अगर लेटर का यूज करके हो रहा है, लेटर हमेशा यहाँ पर क्या होगा, स्मॉल लेटर, यहाँ पर स्मॉल लेटर ही हमें लेना पड़ेगा। लेकिन जब हम लोग सेट को डिनोट करते हैं तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, कैपिटल लेटर। अब क्या ए ही लेना पड़ेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ए बी सी डी ये जो जो चाहो ले सकते हो, ए से लेके जेड तक कुछ भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा लिख दिए गलती से, सेट ऑफ वॉवल्स ऐसे लिख दिया, ए ई आई ओ यू, तो ये गलत माना जाएगा। या फिर ऐसे लिख दिया ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू, ये भी गलत माना जाएगा, क्योंकि ये स्मॉल हो गया, इधर ये कैपिटल हो गया। या फिर मान लो ऐसे लिख दिया, ऐसे ए ई आई ओ यू, तो नहीं चलेगा, क्योंकि ये फर्स्ट ब्रैकेट में हम लोग नहीं लिख सकते, ये तीनों में से कोई सा भी नहीं हो सकता है। डिनोट करने का जो तरीका है हम लोग को उसी तरीके से ही लिखना पड़े, ठीक है, इसी तरीके से ही करना पड़ेगा, ये सब गलती नहीं चलेगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर वही चीज बोला है, ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बोला जाता है। वही यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिया, जैसे ये सेट ऑफ वावल्स है, ये है 2 4 6 8 10, ये सब क्या है बोल सकते हो, सेट ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है। और ये जो है पी क्यू आर पी आर क्यू पी, ये सब क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट फॉर द लेटर पी क्यू आर। देखो, कुछ दिन पहले हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े हैं, ठीक है, फिर भी नहीं भी हुआ है वो भी बोल सकते हो। ये क्या है, पी क्यू आर को कितने तरीके से लिखा जा सकता है, पी क्यू आर पी आर क्यू क्यू आर पी, इस तरीके से। 1 3 5 7 9, ये सब क्या है, ऑड नंबर, ठीक है। हाँ, फिर इसके बाद ये वाला है 1 2, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये कुछ, ये एक्चुअली इन्होंने कोई इक्वेशन रखा है जिसका रूट, मतलब जिसका आंसर एक्स का वैल्यू 1 2 है, ऐसे बोलो, ठीक है। अच्छा, अब कितने तरीके से हम लोग सेट को लिख सकते हैं, ठीक है, फॉर्म ऑफ सेट, फॉर्म ऑफ सेट। रोस्टर और ब्रेसेस फॉर्म, रोस्टर और डिस्क्राइब फॉर्म, और सेट बिल्डर, सेट बिल्डर, एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक रूल मेथड और प्रॉपर्टी मेथड, रूल और प्रॉपर्टी मेथड। रोस्टर फॉर्म, डिस्क्राइब फॉर्म, रोस्टर को ही बोलते हैं, ब्रेसेस फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, एल्जेब्रिक या रूल्स, या फिर प्रॉपर्टी मेथड, रूल्स मेथड या प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर या एल्जेब्रिक मेथड।
तो रोस्टर फॉर्म जैसे कि अभी हम लोगों ने जो लिखा AEIOU ब्रैकेट का यूज करके, वही हम लोग का क्या है रोस्टर फॉर्म। तो ये सबके नीचे के एक एग्जाम्पल लिख देते, जैसे लिखा सेट ऑफ वावल्स, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, A इक्वल AEIOU, ठीक है। ये हम लोग का क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। अच्छा, अब अगर डिस्क्राइब फॉर्म बोले तो जैसे एग्जांपल दिया है सेट ऑफ वावल्स, तो इसको कैसे डिस्क्राइब करोगे, इसको लिखना पड़ेगा A इक्वल सेट ऑफ क्या बोलोगे, वावल्स इन अल्फाबेट। ये लिख के डिस्क्राइब मतलब लिख के बताओ, ठीक है, कि मतलब लैंग्वेज यूज करके करना है। तो सेट ऑफ वॉवल्स को हम लोग बोलेंगे सेट ऑफ वॉवल्स इन अल्फाबेट। ए इक्वल सेट के लिए ए ऑब्वियसली ए हो, ए से जेड कुछ भी यूज कर सकते, डिनोट हमेशा करना है इक्वल देके। अगर रोस्टर फॉर्म है तो ब्रैकेट के अंदर जो है वो लिख देंगे, अगर रोस्टर डिस्क्राइब बोला है तो इस चीज को ऐसे लिख देंगे, जो भी चीज का डिस्क्रिप्शन बोलेगा, ठीक है। जैसे इसमें हम लोगों ने जो बोला था वो लिखा। और अगर सेट बिल्डर फॉर्म में उसी एग्जाम्पल को लेते हैं, एक ही एग्जाम्पल से समझते हैं सेट ऑफ वावल्स, तो क्लियरली समझ में। तो ऐसे लिखना है A इक्वल टू एक्स, फिर यहाँ पर ऐसे दो बिंदी बिंदी लगाना है, इसको बोलते हैं सच दैट, ठीक है। इसको बोलते हैं सच दैट एक्स इज सेट ऑफ वावल्स, ठीक है। इसके जगह और एक साइन भी यूज किया जाता है, ऐसे तो बिंदी बिंदी की जगह ऐसा एक साइन, ठीक है। ये कोई ऐसे थोड़ा टेढ़ा करके भी लिखता है, कोई ऐसे स्ट्रेट भी लिखता है, इस लाइन को भी बोलते हैं सच दैट, ठीक है। एक्स इज सेट ऑफ वावल्स। और एक इसमें एग्जांपल देंगे, जैसे कि मान लो लिखा ए इक्वल टू 2 4 6 8 10, ठीक है। ये क्या लिखा है मैंने, सेट ऑफ इवन नंबर। तो इस चीज को डिस्क्राइब फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स सच दैट। अब सच दैट के लिए या तो बिंदी बिंदी यूज करो या फिर ये वाला एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2m। देखो ये अपने हिसाब से हम लोग अरेंज करके लिख सकते हैं। अभी यहाँ पर हम लिख रहे हैं, देखो बीइंग इंटीजर, तो इंटीजर ही तो हो रहा है, पॉइंट तो नहीं आएगा। 2 4 6 8 10 क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए इन द इंटरवल, इन द इंटरवल 0 <m <6। मतलब m का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से ज्यादा और 6 से कम। मतलब क्या क्या होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 1 होने से 2m में 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2, ठीक है। 2 होने से 2 इंटू 2 4, 3 होने से 2 इंटू 3 6, ठीक है। और 4 होने से 2 इंटू 4 8, और 5 होने से 2 इंटू 5 10, ठीक है। अब ऐसे लिखा है। अब बीइंग इंटरवल अगर तुम लोग को दिमाग में ऑन दैट मोमेंट नहीं आ रहा है कि इन बीइंग इन द इंटरवल, अब तो जस्ट नॉर्मल लिख सकते हो 0 <m <6, ठीक है। किसी भी तरीके से डिस्क्राइब करना पड़ेगा, उसके लिए 2m लिखो ना लिखो वो कोई बड़ा बात नहीं, 2m की जगह 2x लिख दो, ठीक है। मतलब किसी भी तरीके से डिस्क्राइब करके दिखाना पड़ेगा अगर बोला है तो, ठीक है। अच्छा, ये 3 तरीके से, जिसमें सबसे ज्यादा यूज हम लोग ये वाला ही करने वाले हैं। ये सब का यूज उतना नहीं होगा, फिर भी यहाँ पर देखो आ, ये देखो इसका मतलब, देखो ये जहां लिखा है A इक्वल टू AEIOU, फिर ये जो लिखा है ना द सेट ऑफ वॉवल्स इन द अल्फाबेट, मतलब ये कौन सा फॉर्म है, ये सारा का सारा रोस्टर फॉर्म, ठीक है। और ये सब क्या है, डिस्क्राइब वन, ठीक है। ये सभी उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो ये और एक तरीके से बोला है, सेट बिल्डर फॉर्म के तरीके से बोला है। ये देखो 2m एंड यही वाला मैंने लिखवाया था, ठीक है। चलिए देखो, इसको सेट बिल्डर या एल्जेब्रिक फॉर्म या रूल मेथड बोलते हैं। मतलब कैसे लिखना है, एक सच दैट एक सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टी पी। अब पी क्या है, यहाँ पर जिस चीज के बारे में हमें कुछ बोला गया है वो, ठीक है। तो ये सच दैट है, इसको रीड करना है सच, ये वाला भी वैसे सच दैट बोल के इसे रीड करना है। जब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट, ठीक है।
टाइप्स ऑफ सेट। बहुत तरीके का होता है। एक पहला पढ़ते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट। अच्छा देखो, फाइनाइट सेट का मतलब है जहां पर हम लोग एलिमेंट बोलो या ऑब्जेक्ट बोलो या मेंबर्स बोलो उसको काउंट कर सकते हैं। जैसे सेट ऑफ वॉवल्स हमें पता है 5 होगा, ए ई आई ओ यू, लेकिन मैंने बोल दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो वो तो अनकाउंटेबल है क्योंकि वो शुरू कहाँ से होगा, 1 से। और खत्म तो देखो हम लोग 100 तक पढ़ते हैं बचपन में, वो बात अलग है थोड़ी ना। 100 एंड है, एंड तो उसका कुछ है ही नहीं, वो तो चलता ही जाएगा, ठीक है। 100 101 ऐसे करके। और सेट ऑफ, अगर हम लोग बोले सेट ऑफ स्टार्स इन द स्काई, ठीक है, हम लोग अगर चाहते हैं कि जितने भी स्टार्स है उसका सेट बने तो वो भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे अगर हम लोग ये बोलना चाहे कि एक साइन होता है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू साइन, ऐसे, ठीक है। इस साइन का नाम है बिलोंग्स टू, ठीक है। तो जैसे अगर हम बोलेंगे कि यहाँ पर यू जो एलिमेंट है वो ए सेट में है, तो उसको ऐसे करके दिखाना पड़ता है। यू, इसका मतलब होता है यू बिलोंग्स टू ए, ऐसे करके इसे पढ़ा जाता है, ठीक है। यू बिलोंग्स टू ए। अब अगर इस सेट में हम बोले कि इस सेट में क्या नहीं है, ए ई आई ओ यू की जगह बाकी कुछ भी नहीं है, जैसे कोई ऐसा एलिमेंट बोलो जिसमें नहीं, लाइक कुछ भी बोलो, आर, मान लो आर इस सेट में नहीं है, तो उसको कैसे दिखाते हैं, आर नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ऐसे ये साइन लगा के ऐसे इसको क्या करना है, काट देना है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉट बिलोंग्स टू। तो कोई भी एलिमेंट को मुझे बताना है कि इस सेट में रहता है तो उसे बोलेंगे बिलोंग्स टू, ठीक है। और नहीं रहता है तो नॉट बिलोंग्स टू, तो उसके लिए यहाँ पर बिलोंग्स टू का साइन लगा के ऐसे करके क्या करना है, काट देना, ठीक है। तो ये साइन हम लोग को याद रखना है, बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू, ये सेट में काम आएगा। अच्छा, टाइप्स ऑफ सेट में ये दो पढ़ा। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे सबसेट और सुपरसेट, ठीक है। सबसेट और सुपरसेट, सबसेट एंड सुपरसेट। जैसे एक सेट P है, उसमें दो एलिमेंट है, मान लो A कॉमा B। एक सेट Q है, उसमें 3 एलिमेंट है, A B और C, ठीक है। अच्छा, अब देखो, इसमें हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, एवरी एलिमेंट इन P is also एलिमेंट ऑफ Q। बोल सकते हैं कि नहीं, एवरी एलिमेंट इन P दैट इज A कॉमा B बिलोंग्स टू Q, ठीक है। देन P क्या है, P इज सबसेट है, ठीक है। P जो है वो क्या है, सबसेट ऑफ Q, एंड Q को बोलेंगे सुपरसेट।
सुपरसेट ऑफ पी, ठीक है। और इसको ऐसे डिनोट करते हैं, पी सबसेट ऑफ क्यू, मतलब ऐसे उल्टा यू या सी, उल्टा सी बोल सकते हो कि सीधा, नहीं सीधा ही हुआ, सीधा हुआ बट थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है, ठीक है। इस साइन को बोलते हैं सबसेट साइन, ठीक है। इस साइन का नाम क्या है, सबसेट साइन। तो अगर किसी सेट में वो दूसरे किसी सेट का सारा एलिमेंट होना चाहिए, एवरी एलिमेंट, देखो ये मेन की पॉइंट है, ठीक है। ये सब सभी होने चाहिए, एवरी एलिमेंट, ठीक है। तो ए बी पूरा दोनों एलिमेंट क्यू में है, तो क्यू हो गया सुपर सेट। बेसिकली क्यू, क्यू कंटेन कर सकता है किसको, पी को, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का सबसेट और सुपरसेट वाला रिलेशन। अच्छा, अब हम एक एग्जांपल दे रहे, तुम लोग बोलो कि सुपरसेट सबसेट रिलेशन होगा कि नहीं। जैसे पी में दे दिया ए कॉमा बी, और क्यू में लिख दिया मैंने बी सी डी, बोलो पी और क्यू में सबसेट सुपरसेट का रिलेशन होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? हाँ, एवरी एलिमेंट होना चाहिए, इसमें ए नहीं है, हाँ। तो ये क्या लिखेंगे, नॉट सबसेट सुपरसेट रिलेशन, नॉट सबसेट सुपरसेट रिलेशन। ये अपने समझने के लिए लिख लो अपने हिसाब से, एज ए नॉट बिलोंग्स टू क्यू, एवरी एलिमेंट बिलोंग होना चाहिए, ठीक है। एक एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर एक भी नहीं कर रहा है तो फिर ये रिलेशन नहीं बनेगा। अच्छा, अब सबसेट तो पढ़ा, अब हम लोग को पढ़ना पड़ेगा प्रॉपर सबसेट, ठीक है। ये सबसेट हुआ, लेकिन प्रॉपर सबसेट में क्या अलग है, ठीक है, वो पढ़ना पड़ेगा। तो इसके बाद लिखो प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। तो पी ए कॉमा बी, क्यू ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। पहले बोलो इसमें सबसेट सुपरसेट का रिलेशन होगा कि नहीं, जो तुम लोगों ने पढ़ा उसके हिसाब से ही होगा, ठीक है। कौन किसका सबसेट है, क्यू का, ठीक है। तो P इज सबसेट ऑफ Q एंड Q इज सुपरसेट ऑफ, ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही है, सुपरसेट ऑफ P, ठीक है। अब P जो है ये प्रॉपर सबसेट है कि नहीं, ये हमें पता करना पड़ेगा। तो उसका रूल्स ये, हम रूल्स बता रहे, तुम लोग बोलो होगा कि नहीं होगा। सुपरसेट में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो सबसेट में नहीं, सुपरसेट में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए, एक से ज्यादा भी हो तो चलेगा, जो कि सबसेट में नहीं है। क्या ऐसा, हाँ, क्योंकि इसमें सी, हाँ सुपरसेट में सी ऐसा एक एलिमेंट है जो कि उसके सबसेट में नहीं है, इसीलिए इस रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सबसेट के साथ साथ प्रॉपर सबसेट भी बोलेंगे। तो ये इसके नीचे ही लिखेंगे, पी सिर्फ सबसेट ही नहीं है, पी क्या है, प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू, एंड क्यू को सुपरसेट ही बोलते हैं, इसका कुछ अलग नाम नहीं होगा, कि प्रॉपर सुपरसेट ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अच्छा, क्यों हुआ ये प्रॉपर सबसेट, क्योंकि इन सुपरसेट रूल्स क्या है, इन सुपरसेट देयर शुड बी एटलीस्ट, ठीक है, कम से कम एक होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो एटलीस्ट वन एलिमेंट विच इज नॉट इन द सबसेट। अब इसमें पूछते हैं एक एग्जाम्पल, क्या रिलेशन है बताना, ए बी, ए बी, प्रॉपर सबसेट तो नहीं होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा एलिमेंट
तो नहीं है, कम से कम एक होना चाहिए था, लेकिन क्या ये सबसेट सुपरसेट वाला होगा? कौन किसका सबसेट, कौन किसका सुपरसेट? हाँ, दोनों ही दोनों का सबसेट, दोनों ही दोनों का सुपरसेट, क्योंकि ऑल एलिमेंट्स इन पी जो कि बिलोंग्स टू क्यू और ऑल एलिमेंट्स इन क्यू बिलोंग्स टू पी हो रहा है, तो इसमें पी सबसेट ऑफ क्यू एंड क्यू इज सुपरसेट, और रिवर्सली क्यू जो है सबसेट और पी क्या हो जाएगा, सुपरसेट। तो ये लिख लो, सेट पी कंटेन ऑल एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। तो उस हिसाब से देखें तो क्यू इज सबसेट ऑफ पी, जिसको हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं, क्यू सबसेट ऑफ पी। ठीक है, फिर सेट क्यू कंटेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट पी, तो P इज सबसेट ऑफ, तो हम लोग क्या बोलेंगे, Q, तो P इज सबसेट वाला साइन दे दिए Q। ठीक है, अच्छा अब प्रॉपर सबसेट नहीं हो रहा है क्योंकि एक भी सिंगल एलिमेंट नहीं है। ठीक है, नॉट प्रॉपर सबसेट रिलेशन एज नॉट एनी सुपरसेट, कोई भी सुपरसेट चाहे वो P हो या फिर Q हो, कंटेन एनी सिंगल एलिमेंट, कंटेन एनी सिंगल एलिमेंट which is not belong to, not belongs to सबसेट। ये मैंने अपने हिसाब से लिख दिया। ठीक है, ये सब क्यों लिख रहे हैं, ताकि जब तुम लोग क्वेश्चन करोगे तो ये दिमाग में रहेगा, तो आइडेंटिफाई कर पाओगे, क्योंकि एमसीक्यू रहेगा ना, तो उसमें आइडेंटिफाई करने के लिए ये एकदम कोर्स से पता होगा तो ही कर पाएंगे अभी। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देते हैं, बताओ 1, 2, 1, 2 और 3, बोलो ये इसमें से सबसेट सुपरसेट प्रॉपर सबसेट क्या होगा? हम्म, तो ए सबसेट ऑफ बी भी है। ठीक है, एंड ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, क्योंकि बी में ऐसा एक एलिमेंट है 3 जो कि ए में नहीं है। ठीक है, अब लिखो डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट का मतलब जैसे कि सेम एलिमेंट अगर ना रहे, कॉमन एलिमेंट ना रहे, तो उसे हम लोग बोलते हैं डिसजॉइंट सेट, मतलब जिस सेट को जोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ए 1, 2 और 3, मतलब इसमें लिख दो नो कॉमन एलिमेंट। अब मतलब दो हो, दो से ज्यादा भी हो सकता है, मान लो ए बी सी है, तो नो कॉमन एलिमेंट, कोई भी सेट में एक दूसरे के साथ कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। अच्छा, फिर लिखो एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट या फिर नल सेट या फिर वॉइड सेट। अच्छा, सबसे पहले इसको डिनोट कैसे करते हैं, ये डिनोट होता है डिनोटेड बाय, ये कैपिटल 5 बोलते हैं इसे। ठीक है, PHI, 5, ये साइन है, ये 5 बोलते हैं इसे।
हाँ खाली ब्रैकेट होगा, उसके अंदर कुछ नहीं ना, वही वाला नल सेट। और इसको डिनोट इससे करते हैं, इसको कैपिटल फाई बोलते हैं। फाई है, जैसे पाई होता है ये, वैसे ये फाई। तो ए सेट विच हैज नो एलिमेंट इज कॉल्ड, कुछ भी लिख दो, नल वॉइड जो लिखना है लिखो, एक ही बात है, ठीक है। ये तीनों एक ही चीज को बोलता है। नल सेट हो या, अच्छा जैसे कि मैंने एक एग्जांपल पूछा, बोलो सेट ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 32 एंड 36। तो बोलो 32 से 36 के बीच में प्राइम नंबर लिखना है। मैंने सेट चूज किया है कि पी के अंदर लिखेंगे, तो बोलो रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। जब कुछ नहीं बोलेगा ऑलवेज फॉलो रोस्टर फॉर्म, ठीक है। बाकी फॉर्म तो बहुत लेंदी होता है, रोस्टर फॉर्म का मतलब सेकेंड ब्रैकेट के अंदर लिख देना है, ठीक है। तो प्राइम नंबर बिटवीन 32 एंड 36 क्या कुछ होगा? प्राइम नंबर का मतलब जो नंबर को 1 या उस नंबर के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, तो बोलो। नहीं होगा, 33 को तो 11 से कर सकते हैं, 3 से हो जाएगा, 34 का 2 से होगा, 17 से होगा, 30। तो फिर इसका मतलब ये क्या सेट बन रहा है? नल सेट। इसमें कोई एलिमेंट नहीं आ सकता है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? नल सेट बोल देंगे, ठीक है। समझ में आ गया नल सेट का मतलब। अब इसको जैसे मैंने पी लिखा है, अगर हम लोग नल सेट हो रहा है तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम लोग फाइव का यूज करेंगे, ठीक है। फाइव यूज कर लिया और इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ डिफरेंस हम लोग देखेंगे, तीन चीज जो कि कभी कभी हम लोग का कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। जैसे लिख लो, बताते हैं। अच्छा, देखो जैसे मैंने लिख दिया ए ऐसे करके, इसके अंदर मैंने लिखा फाइव, ठीक है। अब ये बताना है कि ये क्या सेट है, मतलब क्या ये एम्प्टी सेट हुआ या कुछ और है, ये बताओ। ये लेकिन याद रखना है। এটাকে কি বলবো বলো, बोलो। मतलब इसको क्या बोले, एम्प्टी सेट बोले कि नहीं बोले, पहले ये बोलो। हाँ, तो एम्प्टी सेट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि फाइव से डिनोट करते हैं इसीलिए, या फिर ब्रैकेट के अंदर अगर कुछ एलिमेंट रहा तो फिर वो तो एम्प्टी सेट नहीं होगा, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर एक एलिमेंट है जिसका नाम क्या है? फाइव। अब इसको एम्प्टी सेट के लिए डिनोट किया जाता है, यूज किया जाता है, वो बात अलग है, बट इसका मतलब ये कोई एम्प्टी सेट नहीं है, ठीक है। फिर ये क्या है? इसको हम लोग बोलेंगे सेट कंटेनिंग एलिमेंट, कंटेनिंग एन एलिमेंट जिसको बोलते हैं एलिमेंट, कंटेनिंग एलिमेंट कॉल्ड फाइव, ठीक है। उसको हम लोग फाइव बोलते हैं, वो एलिमेंट कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो अब ये तीन डिफरेंसेस हमें समझना पड़ेगा। एक तो ये, सिर्फ अगर ये दिया है मुझे कोई, ये तुम लोग को एमसीक्यू में एग्जैक्ट ऐसे ही मिल जाएगा, अभी हम करवा दे रहे तब समझाएंगे, इससे अच्छा अभी बता दे। इसका मतलब तुम लोग को बोलना है क्या, इसका मतलब क्या है बोलना है, इसका मतलब क्या है। सिर्फ ऐसे दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है? हाँ, तो एम्प्टी सेट नहीं, पाई जिसको यूज किया जाता है एम्प्टी सेट को डिनोट करने के लिए, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे? यूज टू डिनोट एम्प्टी सेट, दैट इज सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, ये एग्जैक्ट तुम लोग को एमसीक्यू में मिलेगा। अच्छा, ये वाला
इसको क्या बोलोगे? बोलो। बोलो। अभी तो देखो ये, मुझे एक चीज बोलो, इसमें और इसमें क्या फर्क है? अगर ये समझ गए तो ये भी तो बोलना चाहिए। एम्प्टी तो है नहीं, क्योंकि अभी तो बोला ब्रैकेट के अंदर अगर कुछ रहा तो एम्प्टी कहाँ से होगा? तो फिर उसको क्या बोलोगे? यही बोलना है, बस फाइव की जगह क्या बोलोगे? एलिमेंट कॉल्ड जीरो। ठीक है, तो या फिर ऐसे बोल दो ये एक ऐसा सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट है जो कि जीरो होता है, जो जीरो है। ठीक है, तो इट इज अ सेट containing an element called zero। और ये सिर्फ अगर ऐसे एक जीरो लिखा हुआ, इसको क्या बोलते? ये तो कोई सेट है नहीं, क्योंकि सेट के लिए तो हमें ब्रैकेट। तो ये क्या है? सिंपल जीरो जो यूज होता है। ठीक है, नो सेट है ना, नॉट सेट, ओनली ए नंबर कॉल्ड जीरो। ठीक है, तो देखो सेट, सॉरी, एम्प्टी सेट कब होगा? जब अंदर कोई एलिमेंट खाली रहे, मतलब कुछ नहीं रहेगा तो ही एम्प्टी होगा। अगर उसके अंदर कुछ भी साइन है तो फिर वो सेट उस साइन को कंटेन कर रहा है, मतलब उसका ऑब्जेक्ट उसके अंदर वो साइन है। ठीक है, ये लेकिन इम्पोर्टेंट है इसीलिए क्योंकि एमसीक्यू में सेम ऐसा ही पूछा गया है, तो हम बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंट है। हो गया? ठीक। अच्छा, अब लिखो ए एक सेट जिसमें तीन एलिमेंट है, 1 2 3। तुम लोग को लिखना है फाइंड द सबसेट। सबसेट क्या क्या होगा? ठीक है, तो अभी देखो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सबसेट समझा। सबसेट का मतलब होता है ऐसा एक सेट जिसका सारा एलिमेंट उसके सुपर सेट में कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो अब इससे हम लोग क्या क्या सबसेट बना सकते हैं? ठीक है, जैसे कि हम एक बताते हैं, जैसे मैंने लिख दिया पी एक सेट, इसके अंदर मैंने लिख दिया वन। ठीक है, पहले सिंगल सिंगल लिख लेते हैं। तो P1 क्या ये एक सबसेट बन सकता है इसके अंदर से? तो वन बिलोंग्स टू 1 2 3 वन ना, मतलब देखो P एक ऐसा सेट है जिसमें जितने भी एलिमेंट एक ही है। ठीक है, वो ए में जा रहा है। अच्छा, इसके बाद Q लिखेंगे, सिंगल एलिमेंट पहले लिखते टू, फिर थ्री। ठीक है, फिर दो दो करके लिखो, मतलब 1 2 2 3 1 3 1 3, ये भी होगा। और 1 2 3, ये भी तो होगा। ऑल एलिमेंट्स कंटेन करेगा तो सबसेट होगा, जिसमें से तुम लोग को हाँ वही हम पूछ रहे थे, कितना सारा इसमें सबसेट बना, कितना सारा सुपर सेट, क्या बोलते हैं उसे, प्रॉपर सबसेट बना। ठीक है, और एक भी होगा। ठीक है, एम्प्टी सेट। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो थ्री के बाद तो एम्प्टी है ना, थ्री के बाद खाली है, तो फिर हम लोग उसको यहाँ ले सकते हैं एक्चुअली। किसी भी सेट का एक एम्प्टी सेट हमेशा उसका सबसेट। ठीक है, जैसे इस सेट का ये सबसेट है, ये सबसेट है, ये सबसेट है, चाहे कितने भी सबसेट बन जाए, एम्प्टी सेट ऑलवेज सेट का क्या होता है? सबसेट होगा। ठीक है, अब इसमें से ये बताओ प्रॉपर सबसेट कौन कौन सा? अभी तो सिखा है। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या बोला कि पहले बोलो अगर पी सबसेट है तो उसका सुपर सेट कौन? ए। क्यू सबसेट है तो उसका सुपर सेट कौन है? ए। ठीक है, आर का सुपर सेट कौन? ए। एस सभी का तो सुपर सेट कौन है? ए है। लेकिन प्रॉपर सबसेट कब होगा? जब
यहाँ पर सुपर सेट में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो कि उसके सबसेट में नहीं है, तो उस हिसाब से पी क्या है, प्रॉपर सबसेट है। क्यों आर प्रॉपर सबसेट, क्यों, क्योंकि देखो पी में वन वन यहाँ पर है, तो सुपर सेट में क्या है, तो 2 3, ठीक है, और 2 के केस में 1 3, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसमें 3 आ रहा है तो इसमें 1 2, और एस के केस में एक एलिमेंट हो रहा है 3, टी के केस में 1, यू के केस में 2, भी के केस में नहीं, तो फिर ये वाला प्रॉपर सबसेट नहीं है। और डब्ल्यू प्रॉपर सबसेट है, हाँ डब्ल्यू क्या है, प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि इसको इधर लिखेंगे तब, क्योंकि ये एम्प्टी सेट है, ठीक है, एम्प्टी सेट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो इसमें 1 2 3 ऐसा एलिमेंट है जो कि इसके सुपर सेट में जा रहा है, तो ये सभी क्या हो गया, ये सभी मिला के हो जाएगा प्रॉपर सबसेट, है ना। और सिर्फ एक ही है जो कि प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, ये है ना, नॉट प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो बोलो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना होगा, काउंट करो, 7 होगा, 7 होना चाहिए, 1 2 3 4 7, ठीक है, जिसमें क्या क्या आ रहा है लिख लो, पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू, ठीक है। और नंबर ऑफ सबसेट, सिर्फ सबसेट है बट प्रॉपर सबसेट नहीं है, ऐसा एक ही है जो है भी, है ना। तो टोटल कितना हो गया, 8, तो 8 टोटल सबसेट है, जिसमें प्रॉपर सबसेट 7 है, ओनली सबसेट एक है, ठीक है। अब इसका एक शॉर्टकट होता है, अब देखो मैंने 1 2 3 एलिमेंट लिया तो लिख के दिखा दी, वैसे 3 एलिमेंट से ज्यादा तुम लोग का देता नहीं है, फिर भी इसका एक जो है शॉर्टकट है, शॉर्टकट क्या है कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब ये फॉर्मूला भी डायरेक्टली एमसीक्यू में पूछता है, इज n, then number of total subset is 2 to the power n, ठीक है। तो यहाँ पर बोलो टोटल सबसेट हम लोग का कितना आया, 8, तो 2 टू दी पावर n वाले फॉर्मूले में अगर देना है तो एलिमेंट मतलब क्या है, ये 1 2 3 ये सब क्या है, एलिमेंट, अभी तो बोला सेट के अंदर जो लिखा जाता है उसको एलिमेंट बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं या मेंबर बोलते हैं, ठीक है। तो 3 एलिमेंट है, तो 2 टू दी पावर 3 करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। तो टोटल सबसेट निकालने के लिए हम लोग को इतना कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो हम लोग 2 टू दी पावर n यानी 3 लिख देंगे, कितना हो गया 8। और अगर हमें बोले कि बोलो प्रॉपर सबसेट कितना होगा, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इज n, देन नंबर ऑफ प्रॉपर, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, हमेशा टोटल सबसेट से एक कम होगा, क्योंकि चाहे कितना भी एलिमेंट लिख लो, जब मान लो यहाँ अगर 5 एलिमेंट से भी लिखने दिया है, तो जब पांचों का 5 लिख के सेट बनाओगे, वही एकलौता सेट तो होगा जो कि प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। जैसे यहाँ 1 2 3, ये चांस तो एक बार ही आएगा ना, जैसे 1 2 3 था, अगर 1 2 3 4 भी होता तो 1 2 3 4 तो एक ही बार लिखने वाले हो, तो हमेशा क्या हो जाएगा, टोटल सबसेट से एक, तो फिर फॉर्मूला क्या होगा, 2 टू दी पावर n माइनस 1। बोलो समझ में आया यहाँ, इसके बाद लिखे हो, ठीक है, इसके बाद लिखो सिंगल टोन से, मतलब जिस सेट में एक एलिमेंट रहता है, ठीक है, सेट कंटेनिंग वन एलिमेंट, जैसे मान लो लिख दिया ए और यहाँ पर लिख दिया मान लो 5, ठीक है, तो ये क्या हो गया, सिंगल टोन सेट। जैसे एक सेट ले लिया बी, मान लो इसके अंदर लिख दिया पी, ठीक है, तो ये क्या हो गया, सिंगल टोन, ठीक है, जहां पर एक ही एलिमेंट रहेगा उसी को बोलते हैं सिंगल टोन।
फिर लिखेंगे इक्वल सेट। इक्वल सेट का मतलब होता है जैसे ए एक सेट है 1,2, बी एक सेट है 1,2। तो ए और बी इक्वल है कि नहीं, ऐसे देख के क्या लग रहा है, दोनों इक्वल सेट है, ठीक है। लेकिन इक्वल सेट क्यों हुआ है, क्योंकि देखो इसमें भी 1,2 है, इसमें भी 1,2 है। तो इसका मेन डेफिनेशन ऐसे होता है कि ऑल एलिमेंट इन ए, ए मतलब सेट ए, ठीक है, ए का मतलब सेट ए, इन सेट ए इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ बी। ये तो होना ही चाहिए, और रिवर्सली ये भी होना चाहिए। रिवर्सली all element in set B is all element in set B is in set A, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, आप एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो इसमें क्या रिलेशन होगा, A 1 2, B 1 2 3, बोलो। पहले हम पूछेंगे क्या ये इक्वल सेट है, नहीं, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट भले ही बी में हो बट बी का सारा एलिमेंट ए के अंदर नहीं है, जैसे कि 3, ठीक है। तो फिर बोलो इसमें क्या कोई किसी का सबसेट सुपरसेट रिलेशन हो रहा है, ठीक है, बोलो कौन सबसेट है, ए सबसेट है, ठीक है। और बी, बी है सुपरसेट, बी जो है वो सुपरसेट है। लेकिन इसके साथ और एक चीज भी बोलो, ए जो है वो प्रॉपर सबसेट भी। अच्छा, तो क्या ये ए और बी में इक्वल सेट रिलेशन तो है, क्या ये एक दूसरे का सबसेट भी है, एटा, ये दोनों तो इक्वल सेट है, क्या ये दोनों एक दूसरे का सबसेट भी होगा, हाँ सबसेट भी होगा, सुपर सेट भी होगा। यहाँ पर तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो सेट इक्वल सेट होगा वो एक दूसरे का सबसेट सुपर सेट होगा, लेकिन कभी भी प्रॉपर सबसेट नहीं, है ना। क्योंकि अगर इक्वल सेट हुआ तो फिर वो तो सबसेट तो होगा, क्योंकि ऑल एलिमेंट्स कंटेन इन ए, ए का बी में, बी का ए में जाएगा, बट प्रॉपर सबसेट कभी नहीं होगा, क्योंकि कोई भी सिंगल ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो कि ऑल्टरनेटिव सेट में नहीं। अगर वैसा हुआ तो फिर तो इक्वल सेट होगा नहीं। तो इक्वल सेट अगर हुआ तो ही सबसेट सुपरसेट का रिलेशन होगा, बट प्रॉपर सबसेट का रिलेशन नहीं होगा। और अगर इक्वल सेट नहीं हुआ तो हाई चांसेस है कि अगर सारे एलिमेंट बिलोंग करते हैं तो प्रॉपर सबसेट का रिलेशन बने, जैसे कि ये वाला एग्जांपल। तो इक्वल सेट होने से सबसेट एंड सुपरसेट, वो नहीं, प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, सुपर सबसेट और सुपरसेट होगा बट नॉट प्रॉपर सबसेट, ये कंफर्म है ना, बट नॉट प्रॉपर सबसेट। कभी भी प्रॉपर सबसेट वाला रिलेशन होल्ड नहीं करेगा। अच्छा, इसके बाद पढ़ेंगे इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट, तो इक्वल और इक्विवेलेंट एक चीज नहीं है, ठीक है, इसीलिए हम लोग अलग से पढ़ रहे हैं। तो जैसे एक सेट है ए 1,2 और बी 3,4। सबसे पहले बोलो क्या ये इक्वल सेट होना पॉसिबल है, नहीं। इक्वल सेट होने के लिए अगर ए में 1,2 है तो बी में भी क्या होना चाहिए, 1,2, या फिर बी में 3,4 है तो ए में भी क्या होना चाहिए था, 3,4, ठीक है। तो ये इक्वल सेट कभी नहीं हो सकता है, इक्वल सेट नहीं है, क्योंकि एज एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल। तो इसका मतलब एलिमेंट्स इक्वल होना जरूरी है अगर इक्वल सेट होना है। तो फिर ये इक्विवेलेंट क्यों हुआ, तो क्या चीज में सिमिलैरिटीज है दोनों में, नंबर
काउंटिंग मतलब क्वांटिटी, देखो इसमें भी दो एलिमेंट है, इसमें भी दो एलिमेंट है, ठीक है, इसीलिए ये इक्विवेलेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है, दो है, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं सेट में, एन स्मॉल एन, और इसको बोलते हैं एन ऑफ ए, ठीक है। ए क्यों बोला, क्योंकि सेट का नाम ए था, बी होता तो बी बोलना है। एन ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। अच्छा, और ऐसे ही अगर हमें ये लिखना है नंबर ऑफ एलिमेंट इज, नंबर ऑफ एलिमेंट इन, इज लिख दिया मैंने गलती से, इन सेट बी, वो भी कितना लिखोगे, टू, ठीक है। और एन ऑफ बी क्या लिख देंगे, टू, ठीक है। और इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर तुम लोग स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ रहे हो, कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर, ठीक है। तो ये देखो कार्डिनल। अच्छा, अब अगर मेरा कभी भी एन ऑफ ए एन ऑफ बी हुआ, अब ए बी जो भी चीज से डिनोट करे, मतलब कोई भी एक सेट जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर दूसरे सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ इक्वल होता है तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इक्विवेलेंट सेट का मतलब ये अच्छा, अब एक एग्जाम्पल, तो तुम लोग बताओ ये क्या होगा, ए 1 2 3, ठीक है, बी 4 5 3। तुम लोग को बताना है कि ये इक्वल और इक्विवेलेंट इसमें से क्या होगा। पहले बोलो ये इक्वल सेट होगा कि नहीं, नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, क्या ये इक्विवेलेंट होगा, ये इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। तो एक कंक्लूजन ऐसे आता है, ठीक है, जिससे पूछ लेता है हमें एमसीक्यू में, कि इसका मतलब ऐसे नहीं हुआ कि जितने भी इक्वल सेट है वो इक्विवेलेंट होगा ही होगा। बोलो होगा कि नहीं, जितने भी इक्वल सेट है वो तो इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि इक्वल तो इसीलिए क्योंकि इसमें भी जो एलिमेंट है इसमें भी सेम वही है, तो नंबर तो ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा। तो जो इक्वल सेट है वो ऑलवेज इक्विवेलेंट होगा, लेकिन इक्विवेलेंट होने से इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि इक्विवेलेंट तो काउंटिंग के ऊपर होता है, डेटा क्या है उसके ऊपर तो होता नहीं है, ठीक है। तो अगर इक्विवेलेंट सेट, जैसे देखो ये इक्विवेलेंट था, लेकिन क्या ये इक्वल हुआ, नहीं। लेकिन तुम लोग कोई भी इक्वल सेट ले लो, जैसे मान लो दो सेट, एक सेट में है 1 5 4, दूसरे वाले में भी है 1 4, ठीक है। ये ए सेट है, ये बी सेट है, तो इक्वल भी हुआ इक्विवेलेंट, तो इक्वल होने से इक्विवेलेंट होना ही पड़ेगा, बट इक्विवेलेंट होने से इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट लिख लो, ये एमसीक्यू में आता है कि एवरी इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट सेट, बट एवरी इक्विवेलेंट सेट आर नॉट ऑलवेज इक्वल सेट। ऑलवेज इक्वल सेट हो ऐसा जरूरी नहीं, बाकी होने को हो सकता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं, बट अगर कोई इक्वल सेट है तो वो इक्विवेलेंट होगा ही हो, ये जरूरी है, कंपलसरी है, ये होगा ही। तो अब लिखो यूनिवर्सल से, यूनिवर्सल सेट को एस या फिर यू से डिनोट किया जाता है, कैपिटल एस या कैपिटल यू से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, एस ऐसे करके क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 2 3 4 5, तो ये मान लो कि पूरे यूनिवर्स में क्या नंबर है, सिर्फ 1 2 3 4 5, मतलब मैथ्स के इस केस में बोल रहे, ठीक है। मतलब ये जो क्वेश्चन है इसका लिमिटेशन है कि इसमें टोटल कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, उस हिसाब से इसको यूनिवर्सल सेट बोला जाता है। अब मान लो मैंने लिख दिया P 1 2, मतलब इस यूनिवर्सल सेट में दो एलिमेंट ऐसा है जो कि P के पास
है, ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब ओवरऑल जो हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। फिर लिखेंगे कंप्लीमेंट सेट। कंप्लीमेंट सेट को डिनोट करते हैं ऐसे सी से, या फिर ऐसे डैश, या फिर ऐसे बार। ये सी लिखा है, ये ऐसे डैश दिया है, ये बार, मतलब अभी लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लो एस मतलब यूनिवर्सल सेट, हमेशा याद रखो 1 2 3 4 5, ठीक है। मैंने एक सेट लिखा पी जिसमें लिखा 1, 2, ठीक है। तो पी कंप्लीमेंट या फिर पी कंप्लीमेंट ऐसे लिखा जाता है या फिर ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। पी के पावर में सी, पी के पावर में ऐसे डैश, या पी के पावर में ऐसे बार लिखा जाता है, या फिर और एक तरीके से भी लिख सकते हो एस माइनस पी, या फिर इस माइनस को सेट में ऐसे भी लिखा जाता है। ये सभी को हम लोग बोलेंगे, ये सभी कंप्लीमेंट लिखने का तरीका है। कंप्लीमेंट ऑफ पी, ये सभी कंप्लीमेंट ऑफ पी है। ये लिखोगे तो भी कंप्लीमेंट ऑफ पी, इसका मतलब, इसका मतलब, इसका मतलब, सभी का मतलब है कंप्लीमेंट ऑफ पी। बट ये कंप्लीमेंट ऑफ पी का मतलब इसमें क्या क्या आ जाएगा? तो बोल रहा है कि यूनिवर्स के पास जो भी है उसमें से पी के पास जो नहीं है वही उसका कंप्लीमेंट है। तो बोलो पी के पास ऐसा क्या नहीं है जो कि इस यूनिवर्स में 3 4 5, तो पी कंप्लीमेंट कितना हो जाएगा? 3 4 और 5, ठीक है। तो इसके अलावा ये तो कंप्लीमेंट सेट तो हुआ, इसके अलावा तुम लोग बोल सकते हो पी के साथ एस का और क्या रिलेशन बोल सकते हो? सबसेट बोल सकते हैं, प्रॉपर सबसेट। पी इज प्रॉपर subset 1, P is proper subset of S. Then P complement means element belongs to universal set, belongs to universal set, but not in P, ठीक है। इसीलिए S माइनस P, ठीक है। मतलब S के पास 1 2 3 4 5 है, बट P के पास क्या नहीं है? 3 4 5। तो अगर कभी बोले कि दो सेट का माइनस करो तो इसका मतलब क्या निकालने पड़ेगा? कंप्लीमेंट निकालने पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब लिखो ऑर्डर नॉट मैटर, ठीक है। ऑर्डर मैटर नहीं करता है जब सेट के अंदर हम लोग एलिमेंट लिखते हैं। ऑर्डर नॉट मैटर इन सेट, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि सेट ऑफ वावल्स लिखो, तो मान लो किसी ने लिखा ऐसे ए ई आई ओ यू, तो भी तो सही तो है ही। कोई अगर ऐसे लिख दिया आई ओ ई ए यू तो भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑर्डर मैटर नहीं करता है, हमें कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सही लिख के दिखाना होता है, ठीक है। ऑर्डर के साथ कोई लेना देना नहीं। और इसके बाद यहीं पर लिखेंगे रिपीटेशन मीनिंगलेस होता है। रिपीटेशन इज मीनिंगलेस। रिपीटेशन इज मीनिंगलेस का मतलब, जैसे कि मान लो मैंने बोल दिया फॉलो, एक वर्ड दिया और बोला राइट द कलेक्शन ऑफ लेटर, राइट द कलेक्शन ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो, ठीक है। ये जो फॉलो वर्ड है इसमें जो लेटर्स है उसका कलेक्शन लिख के दिखाओ, मतलब सेट के थ्रू से लिख के दिखाओ। अब सेट लिखने का 3 फॉर्म होता है, ठीक है। तो कुछ नहीं बोलेगा तो ऑलवेज क्या यूज करोगे? रोस्टर फॉर्म, जो आसान होता है। तो बोलो कैसे करके लिखोगे?
A इक्वल्स टू सेकेंड ब्रैकेट में W, ठीक है। और सब स्मॉल लेटर में लिखना पड़ेगा, भले ही मैंने यहाँ पर ये बड़े मतलब कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है, लेकिन तुम लोग को सब स्मॉल लेटर में लिखना है। ओ 2 बार हो सकता है, एल 2 बार हो सकता है, बट वो लिखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डेफिनेशन ही बोलते हैं डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर हम लोग 2 बार ओ लिखेंगे तो क्या वो डिस्टिंक्ट हुआ? नहीं, ठीक है। तो ये करेक्ट है, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। अगर कोई ऐसा लिख देते हो कि ए कॉमा ओ दे दिया, फिर एल है, एल दे दिया, ओ दे दिया, डब्ल्यू दे दिया, ये गलत है, क्योंकि ये नॉट डिस्टिंक्ट हो गया, तो फिर ये सेट थ्योरी के डेफिनेशन से ही बाहर हो गया, ठीक है। तो ये होगा, क्योंकि सारे मेंबर्स क्या होने चाहिए? डिस्टिंक्ट होने हो गया, ठीक है। इसके बाद लिखो, सेट में कुछ ऑपरेशंस होता है, 2 ही आज पढ़ेंगे, बाकी इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। एक है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन जिसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, उल्टा यू, ठीक है। और इसका मतलब होता है कॉमन इन सेट, सेट में जो कॉमन एलिमेंट होता है, ठीक है, उसको लिया जाता है। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट में 2 सेट या 3 सेट 4 सेट जो भी देगा, उसका मुझे कॉमन एलिमेंट लिखना है, उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। एक होता है यूनियन, ठीक है, यूनियन को ऐसे यू से ही डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है टोटल ऑफ सेट कॉमन एलिमेंट टेकन वन टाइम। टोटल लेना है एक सेट के अंदर, जैसे 4 5 सेट दिया हुआ है, तो मुझे सारे एलिमेंट्स को एक ही सेट के अंदर लिखना है, बट कॉमन एलिमेंट को एक ही बार लेना है, उसको हम लोग बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट, ठीक है। जैसे कि अब एक एग्जांपल लेते हैं, तुम लोग बताना क्या होगा। ए 1 2, बी 2 3 4, और क्वेश्चन में ऐसे बोल दिया फाइंड ए इंटरसेक्शन बी एंड ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या लिखेंगे? 2, क्योंकि कॉमन एलिमेंट क्या है? 2 है। और अगर ए यूनियन बी लिखना हो तो क्या लिखेंगे? 1 2 3 4, क्योंकि मुझे क्या करना है, सारे एलिमेंट को एक जगह पे ही लिखना है, बट कॉमन एलिमेंट को बस एक बार लिखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का। उसके बाद और 2 चीज लिखेंगे, पावर सेट और डी मॉर्गन्स लॉ, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो इसके बाद लिखो डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। ये आज समझाएंगे नहीं, जस्ट लिख दे रहे, क्योंकि अभी क्वेश्चन में आएगा तो तुम लोग को बस ये देख के बता देना है कौन सा आंसर होगा, लेकिन याद रखने का तरीका है तो वो हम बता देते हैं। जैसे मान लो पी यूनियन क्यू होल टू दी पावर सी, मतलब कंप्लीमेंट, ठीक है। इसको वैसे याद कैसे रखोगे? शॉर्टकट तरीके से कंप्लीमेंट दोनों सेट में लगा दो, ठीक है। और ऐसे करने से यूनियन पलट के क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन हो जाएगा। इस तरीके से याद रख सकते हैं। और अगर P इंटरसेक्शन Q होल टू दी पावर C है तो इसको कैसे लिखोगे? इसी तरीके से बताओ। हम्म, नहीं, ये पलट जाएगा ना, यूनियन हुआ तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन हुआ तो क्या हो जाएगा? यूनियन। ये याद रखने का तरीका है, ये कोई रूल्स नहीं है, जैसे मैंने बोला, मतलब चाहो तो ऐसे याद रख सकते हो, या फिर अगर नॉर्मल याद रह जाए तो भी ठीक है। प्रूव करके हम दिखा देंगे ऐसा क्यों होता है, बट वो प्रूफ कोई पूछेगा नहीं, वो भी काफी थोड़ा डिटेल्स वाला होगा।
लेकिन ये याद रखना जरूरी है एमसीक्यू के लिए कि डी मॉर्गन्स लॉ में क्या होता है, तो कंप्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों सेट में, यूनियन इंटरसेक्शन हो जाएगा, इंटरसेक्शन यूनियन हो जाएगा। ये आसान तरीका है याद रखने का, ठीक है, याद रह भी जाएगा इस तरीके से। अच्छा, अब पावर सेट का मतलब क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए सेट डिनोटेड बाय P ऑफ A। ठीक है, ये लिखा है P ऑफ A, मतलब पावर सेट ऑफ A, A मतलब सेट हो गया। अब जैसे कि इसको समझ लेते हैं, एग्जाम्पल A मान लो 1 2 3 है, ठीक है, तो इसका पावर सेट क्या क्या लिखोगे? तो बोलो, अभी थोड़ी देर पहले ये चीज हम लोगों ने किया है, ऑल पॉसिबल सबसेट, ऐसे ही मैंने 1 2 3 लिखा था, तुम लोग को अलग अलग सबसेट लिखा है, जिसमें से टोटल सबसेट 8 आया, 7 प्रॉपर सबसेट आया, एक ऐसे करके एक देंगे और इसमें लिखेंगे इसके अंदर, ठीक है, ये सेट ऑफ सबसेट होगा ना, तो सेट के लिए बाहर एक ब्रैकेट और अंदर एलिमेंट्स भी सेट के आकार में है, तो इसीलिए उसको भी ऐसे करके लिखना, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद और क्या लिखोगे? 2 फिर 3 फिर 1 2 1 3 2 3 और 1 2 3। कितना सारा हो गया? 8। तो फिर इसका भी फॉर्मूला क्या होना चाहिए? 2 टू दी पावर n, है ना, तो इसका भी फॉर्मूला क्या होना चाहिए? 2 टू दी पावर n, जहां पर n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हो गया, ठीक है, चलो अब हम लोग ये सब जो दिख रहा है ना, अगर तुम लोग एक बार खुद से देखना चाहते हो तो देखना, यहाँ पर जो भी है वही सब एग्जाम्पल लिया, सारा चीज कंप्लीट हो गया। वेन डायग्राम नहीं कर रहा है तो उसका बात नहीं कर रहे हैं, ये सब ये ड्रॉ ये सब कुछ नहीं करवाया, लेकिन इसके पहले जो भी चीज था वो हम लोगों ने सारा चीज कवर कर लिया। ये देखो पावर सेट, तो सबसे पहले बोल रहा है द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट, तो ये 8 होगा। 2 टू दी पावर n, n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, 2 3 5, अगर लिखने बैठेंगे तो टाइम लगेगा ना, पहले 2 फिर 3 फिर 5 फिर 2 3 2 5 3 5 फिर 2 3 5 और एक एम्प्टी सेट, ठीक है, तो टोटल 8, तो 1 का आंसर बी, ठीक है। तो एक्सरसाइज 7A क्वेश्चन नंबर 1, 2 टू दी पावर n, 2 टू दी पावर 3, आंसर 8, ऑप्शन बी, ठीक है। इतना लिख दिया क्योंकि बाद में फिर तुम लोग कोई नहीं मिलेगा कि क्या आंसर होगा। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट, सबसेट बोला है, नंबर ऑफ सबसेट, ये नहीं बोला कि प्रॉपर या फिर प्रॉपर नहीं, टोटल। 2 टू दी पावर n प्रॉपर सबसेट का मतलब, तो 2 का आंसर भी क्या हो जाएगा? 2 टू दी पावर n, ऑप्शन ए। ये 1 और 2 सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बस इसमें डिजिट्स दिया था, इसमें सिर्फ n एलिमेंट्स बोल दिया था। द नल सेट इज प्रेजेंटेड बाय, देखो दे दी, सी होगा 5 से, क्योंकि ये हो गया ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट है जिसका नाम 5, ये एक ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट है जिसका नाम 0, तो एम्प्टी सेट एक ही है जो कि है ऑप्शन
फिर फोर्थ नंबर, ए इंटरसेक्शन भी निकालने के लिए बोला है, लेकिन आंसर निकाल सकते, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कौन सा होगा, 5 होगा या फिर ये होगा या फिर ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट होगा या नन ऑफ दिस होगा, एक आंसर है। क्योंकि कोई कॉमन नहीं है, 2 3 5 7 4 6 8 10 तो कोई कॉमन नहीं है, तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है। 5 में बोला है द सेट एक्स, ये सच दैट है, ठीक है, मैंने बोला ना ऐसे स्ट्रेट भी लगा सकते हो, ऐसे 0 लेस देन एक्स लेस देन 5, मतलब एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। रिप्रेजेंट द सेट व्हेन एक्स में टेक इंटीग्रल वैल्यू, तो बोलो क्या होगा 1 2 3 4 6, देखो द सेट 0 2 4 6 8 10 कैन बी रिटन एज, तो फिर हमें ये कौन से फॉर्म में लिखने के लिए बोला है, क्या बोलते हैं उसे, रूल्स मेथड या एल्जेब्रिक मेथड, सी होगा। अच्छा तो देखो बोल रहे 0 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, हाँ तो एक्स का वैल्यू 0 या उससे ज्यादा होना चाहिए, तो 0 आना चाहिए। अगर ऑप्शन ए लोगे तो 0 हट जाएगा, तो ले नहीं सकते, ए बी दोनों में ही 0 हट जाएगा बिकॉज इक्वल नहीं है, इसमें है, तो 0 1 2 3 4 5, तो 0 लेने से 2 इंटू 0 0 हो गया, 2 इंटू 1 2 2 इंटू 2 4 2 इंटू 3 6 4 8 और ये 5 10, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सिक्स का आंसर ऑप्शन सी। 7 ये दे दिया, 7 से लेके 10, ये सभी के लिए ये वाला क्वेश्चन एप्लीकेबल है, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट है एस, जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तुम लोग को निकालना है कार्डिनल नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू, मतलब क्या निकालना पड़ेगा, पहले पी इंटरसेक्शन क्यू निकालो, फिर उसमें कितना सारा एलिमेंट आया, एन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू निकालना पड़ेगा, तो पहले क्या निकालोगे, पी इंटरसेक्शन क्यू, तो वो कितना है 1 है, आंसर 3 बोल सो आंसर, तो कॉमन एलिमेंट क्या क्या है, 1 है, 1 और 3 है कॉमन, और तो कुछ है नहीं, तो 1 3, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, बोलो क्यू, कार्डिनल नंबर मतलब जितना सारा एलिमेंट है, तो काउंट करो, 2 दो एलिमेंट है, तो 7 का आंसर बी। 8th में देखो बोल रहा है कार्डिनल नंबर ऑफ पी यूनियन क्यू, पहले बोलो पी यूनियन क्यू कितना होगा, पहले लिखना पड़ेगा, पी यूनियन क्यू लिखो, बोलो क्या क्या होगा, मतलब सारा लेना है, कॉमन एक ही बार लेना है, तो 1 2 3 5 7 और इधर से 6 10 15, तो 1 2 3 5 7 6 लेकिन ये नहीं पूछा है, पूछा है कार्डिनल नंबर, तो काउंट करो, 8 अच्छा 1 2 3 4 5 6, हाँ, तो आंसर सी, सी नंबर, ठीक है। अब 9th नंबर, एन ऑफ पी कंप्लीमेंट, पहले बोलो पी कंप्लीमेंट क्या होगा, पी कंप्लीमेंट मतलब जो यूनिवर्स के पास है बट पी के पास नहीं है, तो बोलो क्या क्या है, देखो हम बता देंगे तो 9 है ना, লিখলে করতে পারবো না, ভুল হবে তো, লেখো একটু কষ্ট করে।
अरे लिखो, जब तक इतना सोच रहे हो इतने देर में लिख के आंसर हो जाता। थोड़ा मेहनत के चक्कर में कितना मतलब, आंखों का ज्यादा मेहनत करो, तब से आंख में प्रेशर डाल के डेटा देखे ही जा रहे हो। लिख लो, हो जाएगा। है, देखो, पी कम्प्लीमेंट माने पी माइनस क्यू। कम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्स में है बट पी के पास नहीं है। हाँ बोलो। देखो, पी कम्प्लीमेंट में क्या क्या आएगा पहले बोलो। 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, क्योंकि ये इसके पास है। तो इसके पास क्या क्या नहीं है। हाँ तो ये लिखो। अरे नहीं लिखोगे तो नहीं याद रहेगा। हम तो बताएंगे तो तुम लोग आंसर बोल ही दोगे, ऐसे काट देंगे तो मुश्किल क्या है। दिख ही रहा है तुम लोग को, जो कटा हुआ नहीं है वही है। फिर अब तुम लोग काउंट करोगे, काउंट करके मुझे आंसर बता दोगे, बट ऐसे थोड़ी एग्जाम में चलेगा। तब आंसर क्या होगा, ए। तो थोड़ा लिखो, लिख लो। बाद में जब चेक करोगे फिर देखोगे क्यों 10 कुछ तो नहीं समझ में आ रहा है। सारा इतना सारा चैप्टर हो जाएगा, तब ये फिर आउट हो जाएगा दिमाग से। আমি লিখি যাতে তোমরা মোটিভেট থাকো। আমি তো চাইলে নাও লিখতে পারি। আমি যে এতগুলো লিখেছি কেউ লিখছে না, আমি শুধু দেখছি। हम लिख रहे हैं ताकि तुम लोग भी लिखो। हम लिख रहे हैं, तुम लोग बैठे। हम लोग सिर्फ देख देख के ही बोलेंगे। अरे एक पहली बार तो लिख लो, उसके बाद देख देख के बोलो जब रिवाइज होगा। कम से कम अभी लिखो। हाँ बोलो क्या लिखे यहाँ पर, पी कम्प्लीमेंट क्या क्या लिखे बोलो। क्या क्या लिखे बोलो, डेटा बोलो। हम्म तो एन ऑफ पी कम्प्लीमेंट 10, ऑप्शन ए। ठीक है। अच्छा, एन ऑफ क्यू कम्प्लीमेंट, ठीक है, ये भी कर लिए। क्यू 2 4 5 7 8 9, एन ऑफ क्यू कम्प्लीमेंट, ऑप्शन बी। ये वाला बोलो, द सेट ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स तो हम लोगों ने पढ़ा, कैसा सेट होता है, इनफाइनाइट। क्योंकि 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 वो तो चलता ही जाएगा। तो वो सारे नेचुरल नंबर्स का अगर क्यूब करे, उसका सेट बनाए, तो वो भी क्या सेट बनेगा, 8। আরে এইটা এইটা মানে এটার আনসারটা জিজ্ঞেস করছি। হ্যাঁ সেটাই তো বলছি। তাহলে ওই ইনফাইনাইট সেটের কিউব করলে কি আসবে, इनफाइनाइट सेट ही। তাহলে आंसर কি হবে, समझ में आया क्यों होगा। ठीक है, 11 का इसको इधर ही लिख देते हैं ये। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ लिखने वाला। 11 का B होगा। फिर ये वाला बोल रहा है, द सेट 2 टू द पावर x सच दैट x इज एनी पॉजिटिव रैशनल नंबर इज। बोलो सोच। बोलो रैशनल नंबर।
अगर x पॉजिटिव रैशनल नंबर है हाँ, तो इनफाइनाइट तो होगा। रैशनल नंबर का भी कोई लिमिटेशन थोड़ी होता है, कुछ भी बन सकता है। तो उसका 2 टू दी पावर में लिखोगे तो वो 2 टू दी पावर में जो x लिखोगे वो तो कुछ भी हो सकता है, तो उससे भी क्या बनेगा, इनफाइनाइट सिटी होगा ना। तो 12 का क्या हो जाएगा, ए में लिखा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर बोला है कि 1 - -1 एक्स फॉर ऑल इंटीजर एक्स इज द सेट। बोल रहा है कि अगर एक्स इंटीजर वैल्यू है तो सेट क्या बनेगा, इसको जब सॉल्व करेंगे। मतलब हम समझा रहे हैं इसमें बोल क्या रहा है, ऐसे बोला है। तो एक वैल्यू दिया है 1 - -1 टू दी पावर एक्स, ठीक है। इससे एक्स का वैल्यू पुट करने से जो भी सेट बनेगा वो मैं निकालना है, लेकिन कंडीशन क्या है, एक्स क्या है, इंटीजर। तो बोलो इंटीजर मतलब क्या होता है। अबे ना, पॉइंट में नहीं होगा, कोई डेसिमल नंबर नहीं होगा, वही होता है इंटीजर, ठीक है। अब इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब अगर हम एग्जांपल ले तो इंटीजर में एक्स का वैल्यू क्या क्या आ सकता है, 0 1 2 3, ठीक है, और -1 -2 डॉट डॉट, मतलब 1 2 3 4 5 6, और इधर -1 -2 -3। तो कोई भी 2 3 वैल्यू पुट करके देखो क्या होता है। तो देखो यहाँ पर पहले अगर मैंने 0 पुट कर दिया तो बोलो क्या आंसर होगा, 1 -1 टू दी पावर 0 कितना होगा, 1 होता है, ठीक है। समथिंग टू दी पावर 0 ऑलवेज क्या होगा, 1 होगा, ये याद रख लो। तो फिर यहाँ पर कितना आ गया, 0। अच्छा, अब 2 दी पावर 1 लिखते हैं तो कितना आएगा, 1 -1 तो फिर कितना आ जाएगा, 1 + 1 2, ठीक है, इसमें 2 आ गया। अच्छा, अब -1 टू दी पावर -1, तो इसमें कितना आएगा, 1 माइनस, इसको क्या लिखोगे, 1/-1 टू दी पावर माइनस होने से ऐसे होता है ना, 1/a टू दी पावर m। तो यहाँ पर a कितना है, -1, और m कितना है, -1, तो मतलब 1 है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 - 1 - 1, ठीक है। तो इसका मतलब 1 माइनस, और 1/-1 कितना होगा, -1 होगा। नहीं होगा, 1/1 होता है, -1 है, -1 होगा, और ये 1 + 1 क्या हो गया, 2, ठीक है। अच्छा, अब एक बार 2 पुट करते हैं तो 1, और ये -1 का स्क्वायर मतलब 1, तो ये कितना हो गया, 0। और एक बार 2 पुट करके, -2 पुट करके दिखा देते हैं, 1 -1/-1 टू दी पावर 2, तो ये कितना आ गया, 1, ठीक है। तो 1 -1, तो कुछ भी पुट कर रहे हैं हम लोग के पास दो ही वैल्यू आ रहा है, आइदर 0 और 2। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है, 0, 2। कम से कम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वाला लिख लो, नहीं तो बाद में नहीं समझ में आएगा क्यों हुआ। मतलब अगर x इवन है, देखो x का वैल्यू अगर इवन नंबर है तो मेरा क्या आंसर आ रहा है, और x अगर ऑड है, मेन बात इसी पे है, ऑड या इवन पे। देखो x का वैल्यू जब मेरा क्या आ रहा है, 1, ये क्या नंबर है, ऑड या इवन, ऑड। अच्छा, x का वैल्यू जब 1 तब क्या है, ऑड। अच्छा, अब देखो यहाँ पर भी x का वैल्यू कितना, 1, तो क्या है, ऑड। जब ऑड आ रहा है तो उसमें क्या आ रहा है, 0 को इवन ऑड नहीं मानते, उसको छोड़ दो, ठीक है। तो जब मेरा x का वैल्यू ऑड है तो फिर मेरा आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। और जब x का वैल्यू मेरा यहाँ पर इवन जब है तब बोल रहे 0 आ रहा है,
0 इवन कब आया? मैंने ऐसा कोई डेटा नहीं लिया कि जिसमें इवन है। এইটা ইভেন হচ্ছে ওইভাবে কাউন্ট করতে। হ্যাঁ হ্যাঁ আমি ভুল বলে দিয়েছি, ये इवन नंबर आएगा। लेकिन बोला है कि एक इवन मतलब इसमें ऐसा मैंने ओ पावर इवन ऑड के ऊपर डिपेंड करे। सही बात है, सही बात है। ये देखो ये क्या है? ऑड। ऑड। ऑड होने से 2 आ रहा है, हाँ वही लिखा है। इवन होने से 0 आ रहा है, ठीक है। हाँ तो पावर के ऊपर, तो पावर ऑफ एक्स, पावर ऑफ एक्स अगर इवन होता है तो 0 आ रहा है, ठीक है। अगर ऑड होता है तो 2 आ रहा है। ये चीज याद रहेगा तो भी इसको नहीं लिख के भी हम लोग सॉल्व कर सकते। फिर भी एक दो तो चेक करना पड़ेगा। नंबर सिस्टम पता है तुम लोग को? मतलब पता तो होगा, बचपन में किए हो, जैसे कि रियल नंबर, ठीक है, ये सब पता है तो ये थोड़ा बता देंगे, नहीं तो ये आगे का करने में याद नहीं है तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो एक फ्लो चार्ट बना लेते, ये लिखना है तो लिखो जितना लिखना चाहते हो। एक दो एग्जाम्पल जो भी अगर हो गया है तो वो वाला लिख देते हैं। हो गया, ठीक है। तो देखो रियल नंबर, सबसे पहले जो नंबर आएगा रियल नंबर, उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? आर से, ठीक है। अब उससे दो ब्रांच निकलेगा, एक लिखो रैशनल और एक लिखो इरैशनल। रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इरैशनल को टी से डिनोट किया जाता है। रैशनल का मतलब होता है नंबर कैन बी रिटन एज पी बाई क्यू, ठीक है। और यहां पर हो जाएगा नंबर कांट बी रिटन एज पी बाई क्यू। अब रैशनल नंबर से दो ब्रांच निकलेगा, ठीक है। एक हो जाएगा नॉन इंटीजर, एक हो जाएगा इंटीजर। इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं। इंटीजर का मतलब जो नॉट डेसिमल, नॉट डेसिमल नंबर है वो इंटीजर होता है। और इंटीजर में क्या क्या आ जाएगा? पॉजिटिव इंटीजर भी होगा, जैसे कि अभी हम लोगों ने लिया 1 2, ठीक है। 0 भी हम लोग का इंटीजर में आता है, और हो जाएगा नेगेटिव इंटीजर। अच्छा ये तो हुआ। अब और दो तीन नाम सीखना पड़ेगा, चलो वो भी बताते हैं। ये लिखो, लिखो। लिख लियो। अच्छा पहले ऐसे याद रखना चाहिए, बोलो नेचुरल नंबर, वहां टेबल में नहीं लिखवाए, यहीं पर बताएंगे। नेचुरल नंबर मतलब क्या क्या होगा। जो नेचुरल नंबर कैसे याद रखोगे, तो सबसे पहले क्या नंबर सीखा था तुम लोग? मतलब जब बचपन में सीखा था तो 1 2 ऐसे ही सीखा था ना, 0 तो कोई नहीं सिखाया था, 1 2 से ही सिखाया था, तो वही नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4 5 डॉट 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 जो चलता जाएगा। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स जो है वही पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ लिखो या फिर यहाँ टेबल में लिखो, जो जहां लिखना चाहे लिख सकते हो। तो पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग और भी यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। तो जो पॉजिटिव इंटीजर है वही इक्विवेलेंट, और नहीं देके लिखो, और लिखना ठीक नहीं होगा। पॉजिटिव इंटीजर इक्वल क्या होता है, नेचुरल नंबर, यहाँ पर लिख देते हैं। जो पॉजिटिव इंटीजर है वो और नेचुरल नंबर्स दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब पहले तुम लोगों ने बचपन में यही सीखा था 1 2 3 4 5, उसके बाद जो सिखाया गया इसमें कौन सा नंबर, तुम लोग को क्या लगता है कौन सा नंबर का यूज इसके बाद सिखाया गया? देखो, नंबर तो 1 से लेके कितना तक होता है, 9 तक ही होता है, लेकिन अभी मैंने एक हटाया था, तुम लोग को बोला वो पहले नहीं सिखाते, लेकिन बाद में तो जीरो का यूज सिखाते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद तो फिर सिखाता है ना ऐसे सर्कल करके जीरो होता। तो अब अगर इस नेचुरली तरीके से जो सीखा उसमें अगर जीरो आ जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, होल नंबर। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर। क्यों बोला, तो क्योंकि सब सीख लिया और बाकी नंबर तो जोड़ जोड़ के ही लिखा जाता है, तो होल नंबर हो गया। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर प्लस जीरो इक्वल टू होल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर प्लस जीरो इक्वल टू होल नंबर। तो हम यहाँ टेबल में लिख रहे हैं, तुम लोग को जहां लिखना जगह है वहां लिख दो। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर जीरो प्लस पॉजिटिव इंटीजर इक्वल क्या लिख देंगे, होल नंबर। होल नंबर को W से डिनोट किया जाता है। इसके पहले मैंने तुम लोग को क्या लिखवाया उसको भी इधर ही लिखेंगे एक ही साइड में, पॉजिटिव इंटीजर इक्वल नेचुरल नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं नॉर्मली एन से। बाकी देखो किसी भी चीज से कभी भी दिखा देता है वो अलग बात है, बट नॉर्मली इस तरीके से ही डिनोट किया जाए। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर तो याद रहेगा नेचुरल नंबर कौन सा, होल नंबर कौन सा। अब लिखेंगे इंटीजर नंबर। तो इंटीजर में क्या होगा, देखो पहले सीखा 1 2 3 4 5, फिर सीखा उसमें जीरो, अब प्लस माइनस सिखाया जाता है। ठीक है, कि माइनस से नंबर से पॉजिटिव वाला नहीं होता है, नेगेटिव नंबर भी होता है। तो नेगेटिव नंबर तो कैसे, ऐसे डॉट 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 -1 -2, मतलब ये लिखने का तरीका है। सॉरी, -1 -2 नहीं, पहले लिखना पड़ेगा -3 लिख देते हैं, -2 -1, इसके बाद आ जाएगा जीरो, फिर 1 2 3, फिर इधर डॉट 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 डॉट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल सॉरी इंटीजर नंबर। ठीक है, जिसमें से अगर हम लोग बाइफर्केशन करना चाहे तो देखो यहां से यहां तक के नंबर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, होल नंबर। ठीक है, यहां से यहां तक के नंबर को हम लोग होल नंबर बोलेंगे। अच्छा, और यहां से यहां तक बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, और इधर से जीरो को छोड़ के, जीरो का वैसा कोई पॉजिटिव नेगेटिव होता नहीं, इसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। और पॉजिटिव इंटीजर के साथ जीरो लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा, होल नंबर, और जीरो के बिना बोलेंगे तो नेचुरल नंबर। ठीक है, ये हो गया इंटीजर नंबर। अब लिखेंगे नॉन इंटीजर क्या होता है। नॉन इंटीजर मतलब जिसमें पॉइंट रहेगा। ठीक है, पॉइंट जैसे कि कुछ भी पॉइंट का नंबर लिखो, 2.5 1.3 लिख दो, -1.7, कुछ भी डॉट 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 डॉट। तो ये सब हो गया हम लोग का नॉन इंटीजर नंबर। ठीक है, अच्छा, अब रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर का मतलब देखो जिसको हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में बोल सकते हैं, तो -3 -2 -1 0 1 2 3 2.5 1.3 डॉट डॉट -1.7 डॉट डॉट, ये सब रैशनल नंबर है, क्योंकि ये सबको हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में बोल सकते हैं। जैसे -3/1 बोल दिया, -2/1 बोल दिया, -1/1 बोल दिया, 1/,
1 2/1 3 2.5 को तो 25 कितना बोल सकते हैं 10, ठीक है। तो ये सब रैशनल, मतलब रैशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, इंटीजर में भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इरेशनल नंबर का मतलब, इरेशनल नंबर का मतलब जो पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं होगा, लाइक ऐसे कि 3.333 इसमें ऐसे बार लगा हुआ है, ठीक है, या फिर √2 डॉट डॉट, इस तरीके के नंबर को इरेशनल बोलते हैं। क्योंकि अगर तुम लोग कैलकुलेटर पे देखोगे √2 करके तो उसका जो डिजिट दिखेगा वो मतलब एंडलेस है, ठीक है। वो तो कैलकुलेटर जितना दिखा सकता है वो उतना ही दिखाएगा, लेकिन उसका उसका कभी भी एंड नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब जैसे कि यहाँ कैलकुलेटर में दिखाते हैं √2, देखो कितना आता है 2 रूट, ठीक है, 1.4142, तो ये 5 एंड नहीं है, इसके बाद भी चलता जाएगा। तो क्या इसको हम लोग एग्जैक्टली पी बाई क्यू फॉर्म में लिख पाएंगे? नहीं। जैसे पाई 22/7 पाई का वैल्यू, ये 3 तक है, हम लोग को इतना याद रखने बोला जाता था 3.14285 ऐसे, ठीक है। लेकिन ये 3 एंड नहीं है, ये चलता ही जाएगा। तो इस तरीके के नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। तो अब ये टेबल में अगर आ जाते हैं तो देखो, रैशनल सीख लिया, इरेशनल, नॉन इंटीजर, इंटीजर, और ये सबको मिला के क्या होता है? रियल, ठीक है। ये सबको मिला के क्या हो जाएगा? रियल नंबर। अच्छा, अब ये, अच्छा ये कर लिया तो अब ये क्वेश्चन कर सकते हो। एक क्वेश्चन जस्ट करके देखेंगे, अभी सीखा तो इससे कुछ समझ में आया कि नहीं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बस एक ही क्वेश्चन करेंगे, तुम लोग बताना कि क्या होगा, तुम लोग बताओ। 14th का, E is a set of positive even number and O is the set of positive odd number, then E union O क्या होगा? सेट ऑफ होल नंबर, N यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, नन ऑफ दिस। लिखते हैं, देख आंसर N, सही, बी सही बात। देखो, ई बोला है सेट ऑफ क्या बोला है? पॉजिटिव इवन नंबर, ठीक है। तो अब मुझे एक चीज बोलो, पॉजिटिव इवन नंबर तो काउंटलेस है, लेकिन तुम लोग एक दो नंबर मुझे बताओ कम से कम, मतलब 4-5 नंबर बताओ। 8 और 10 डॉट 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 डॉट, ठीक है। और एक बोला है ओ, सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर, हाँ, सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? 1 3 5 7 9 एंड डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो हम लोग को निकालना है ई यूनियन ओ। तो ई यूनियन ओ का मतलब क्या हो जाएगा? हमें सारा चीज मिला जुला के लिखना है। मतलब क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड डॉट 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 डॉट। तो ये क्या हो गया? नेचुरल नंबर। तो ई यूनियन ओ, जो नॉर्मली हम लोग सीखते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर यानी एन, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। इसीलिए वो चार्ट एक बार बता दिया ताकि ये इस तरीके का बाकी आगे का सारा क्वेश्चन आएगा तो करने में आसानी रहेगा, और कुछ नहीं। ठीक है, फिर आज इतना ही करें।